हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल लर्न विद चाहत। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की बुक नंबर 2। आज की इस वीडियो में हम करेंगे बुक नंबर 2 का चैप्टर 1। ओके, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ये जो आपकी बुक 2 है, इसमें हम बेसिकली भारतीय राजनीति के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की राजनीति में क्या क्या हुआ। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल लर्न विद चाहत के नाम से। आप जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको सारे PDF नोट्स मिल पाएँ। ओके, फ्री PDF नोट्स मिल पाएँ और सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जो भी आपके मन में सवाल आता है, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो आपका चैप्टर है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि जब भारत देश आज़ाद हुआ, जब हमारा राष्ट्र आज़ाद हुआ, तो उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आई थी। ठीक है, अपने राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हमारे सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आई थी, वो ही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है जवाहरलाल नेहरू जी के भाषण से। ओके, तो देखिए 1947 को 15 अगस्त की मध्य रात्रि को, आधी रात को, हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हो जाता है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इन्होंने इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका यह प्रसिद्ध भाषण था, भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट, या फिर हम इसको ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भी बोलते हैं। ओके, ये देखिए, ये नेहरू जी हैं, ये नेहरू जी हैं, ये अपना भाषण दे रहे हैं। तो देखिए, जब भारत देश आज़ाद हुआ तो दो बातें ऐसी थी जिस पर सबकी सहमति थी, जिस पर सब लोग सहमत थे। तो कौन कौन सी थी वो दो बातें? देखिए, पहली बात तो ये थी कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। ओके, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपना शासन चलाएगी। सेकेंड थिंग क्या थी, दूसरी चीज़ क्या थी कि जो सरकार होएगी वो सबके भले के लिए काम करेगी। ठीक है, इस शासन में गरीबों, कमज़ोरों का खास ख्याल रखा जाएगा। सिर्फ कुछ तबकों का भला नहीं करेगी सरकार, सिर्फ अमीर लोगों पे ध्यान नहीं देगी, सब पे ध्यान देगी, सबका भला करेगी, गरीबों का, अल्पसंख्यकों का, कमज़ोरों का, सबका जो सरकार है वो विकास करेगी। सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। ठीक है, ऐसे में देश के समक्ष राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां भी मौजूद थी। मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियां मौजूद थी और ये 6 मार्कर का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहली चुनौती तो ये थी एकता के सूत्र में बांधना। हमारा देश जब आज़ाद हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ, इंडिया आज़ाद होता है, तो देखिए वो ना इंडिया इंडिया नहीं रहा था तब, वो 2 भागों में बट गया था। एक बन गया था पाकिस्तान और दूसरा बन गया था इंडिया। हमारे देश को आज़ादी तो मिली थी, लेकिन साथ ही हमारे देश का विभाजन भी हो गया था। तो भारत को एकता के ऐसे सूत्र में गढ़ना था जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। यानी कि भारत जो देश है वो बहुत बड़ा देश था और आज भी है। उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, उसमें अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, जो कि अलग अलग लैंग्वेज को बोलते हैं, उनकी संस्कृति अलग है और वो अलग अलग धर्म को मानते हैं। ठीक है, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, सबकी ट्रेडिशन, सबके नॉर्म्स अलग हैं। ठीक है, ऐसे में भारत को क्षेत्रीय अखंडता को हासिल करना था। ठीक है, सेकंड चुनौती क्या थी?
लोकतंत्र कायम करना। आपको पता होगा कि पहले तो हम पे राजा महाराजा राज किया करते थे, जैसे मुगल्स वगैरह। उसके बाद फिर क्या आ गया था, ब्रिटिश राज आ गया था। ठीक है, ऐसे में क्या हुआ था कि हमारी सरकार को समझ आ गया था कि अब हमें ना किसी राजा के नीचे रहना है, ना कोई बाहर वाला देश आके हमें गुलाम बनाएगा, ना हम उसके अंडर चलेंगे। अब हम अपने खुद अपने सरकार बनाएंगे। ठीक है, लोकतांत्रिक तरीके से हम रहेंगे, हम अपने देश में लोकतंत्र को स्थापित करेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे संविधान जो कि सर्वोच्च होता है, सबसे ऊपर होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री से भी जो ऊपर होता है, तो उसमें मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार मिले हैं हमको हमारे संविधान से जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, जो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, और अगर हमसे वो छीन ली गई तो फिर हमारे लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हमारे देश में लोकतंत्र कायम करने के लिए मतदान का अधिकार दिया गया है सबको। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है हमारे पास, यानी कि ऐसे लोग जो भी 18+ हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, किसी भी रंग का हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, अगर वो 18+ है तो वो फिर वोट दे सकता है और अपनी सरकार को चुन सकता है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया। संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आप 11th क्लास में अच्छे से पढ़ के आए हो। हमारे इंडिया ने उसे अपनाया। ठीक है, समूचा आर्थिक विकास करना, तीसरी चुनौती थी समूचा आर्थिक विकास करना, यानी सबका भले के लिए, सरकार को सबके भले के लिए काम करना था, सबका विकास करना था। ठीक है, भारत ने ऐसा विकास करने का फैसला किया जिसमें समूचे समाज का भला हो, यानी कि सबका भला हो। ठीक है, ना कि कुछ तबकों का, अमीर लोगों का, सिर्फ अमीर लोगों का भला ना हो, ऐसे लोग जो गरीब हैं, ठीक है, जो अल्पसंख्यक हैं, उनका भी भला हो, जिनको सालों से दबाया आता जा रहा है। ठीक है, जो अनटचेबल्स हैं उनका भी भला हो। इस मोर्चे पर भी संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाएगा। राइट टू इक्वालिटी डाला गया था हमारे संविधान में उसके लिए। और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी गई। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्षणों को भी स्पष्ट कर दिया जिन्हें राजनीति में ज़रूर पूरा करना था। DPSP का कॉन्सेप्ट लाया गया हमारे यहाँ। ओके, अब असली चुनौती यह थी कि आर्थिक विकास तथा गरीबों के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करना था। यानी कि हमको गरीबी हटानी थी, हमको आर्थिक विकास करना था, सबका आर्थिक विकास करना था, गरीबों का भी, अल्पसंख्यकों का भी, अनटचेबल्स को भी ऊपर लेके आना था हमको। तो ये थी 3 चुनौतियाँ जो हमारे आज़ादी के बाद हमारे सामने आती हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास के बारे में। 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। पहले जो हमारा इंडिया था उस पर ब्रिटिशर्स का शासन हुआ करता था। ठीक है, फिर उसको क्या किया गया, उसको भारत और पाकिस्तान में 2 भागों में बांट दिया गया। द्विराष्ट्र सिद्धांत। अब देखते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था। ये मुस्लिम लीग क्या थी, एक पॉलिटिकल पार्टी थी। ठीक है, मुस्लिम्स की एक पॉलिटिकल पार्टी थी ये, जो कि कब बनी थी, आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बताना, आगे आपको ये काम आएगा कि मुस्लिम लीग कब बनी थी। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कही थी। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम के 2 कौमों का देश था। ठीक है, और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमान के लिए अलग देश यानी कि पाकिस्तान की मांग की थी। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि भारत किसी एक उसका धर्म का, किसी एक कौम का देश नहीं है। ठीक है, वो है 2 कौमों का देश, हिंदूज़ का एंड मुस्लिम्स का।
ठीक है। इसलिए इन्होंने कहा कि मुस्लिम्स को एक अलग देश आप दे दीजिए, जिसका नाम क्या होएगा, पाकिस्तान। तो ये था द्विराष्ट्र सिद्धांत। कभी कभी 2 मार्कर में पूछ लिया जाता है। अब देखिए, कांग्रेस ने तो द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। सन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कई बदलाव आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसे कई बातों का जोर रहा। अंत में पाकिस्तान की जो मांग थी वो मान ली गई। देखिए, 1940 में कई सारी घटनाएं ऐसी हुई थी, ठीक है। कैबिनेट मिशन वगैरह आया था। अंग्रेज़ भी क्या कर रहे थे, सुलह कराने की कोशिश कर रहे थे कि भाई लेकिन जो मुस्लिम्स थे वो नहीं मान रहे थे। वो कहते हमें तो पाकिस्तान ही चाहिए। फिर मुस्लिम्स ने 1946 में क्या किया था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे जिसे बोलते हैं, 16 अगस्त 1946 में उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। हिंसा इतनी ज़्यादा हो गई थी कि एट द एंड पाकिस्तान बनाने की मांग माननी ही पड़ी थी। ओके, ये आप हिस्ट्री के जो चैप्टर 12 है ना, उसमें आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। विभाजन की प्रक्रिया। अब विभाजन की प्रक्रिया देखते हैं कैसे भारत 2 देशों में बटा था। इसमें हम देखेंगे कि विभाजन के समय में कौन कौन सी दिक्कतें आई। ये वाला क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। जिस भूभाग को इंडिया कहा जाता था उसे भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देशों के बीच बांट दिया गया। यह विभाजन दर्दनाक होने के साथ साथ इस पर अमल करना और भी कठिन था। जो हमारा विभाजन था वो धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया गया था। ठीक है, जो हमारा विभाजन था वो किस आधार पर हुआ था, वो धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर हुआ था। धार्मिक बहुसंख्या का मतलब था, अगर इस मान लो ये है, इस एरिया में अगर मुस्लिम ज़्यादा हैं तो ये वाला एरिया जो होएगा वो किसको दे दिया जाएगा, पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्से भारत कहलाएंगे। ठीक है, इससे भारत को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब देखो भाई, लग तो काफ़ी इजी रहा है, जहाँ मुस्लिम ज़्यादा होंगे वहाँ हम पाकिस्तान, वो एरिया हम पाकिस्तान को दे देंगे, बाकी का भारत हो जाएगा। तो लग तो काफ़ी इजी रहा है, बट काफ़ी सारी दिक्कतें भी आई थी इसमें। देखिए, पहली दिक्कत ये आई थी कि ब्रिटिश इंडिया में कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहाँ पे मुसलमान बहुसंख्यक हो। ठीक है, कोई एक इलाका ऐसा नहीं था जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हों। ऐसे 2 इलाके थे जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। कोई एक नहीं बल्कि 2 इलाके ऐसे थे। एक तो था पश्चिम में, ठीक है, एक वेस्ट में था और दूसरा था पूर्व में, ईस्ट में था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इन 2 इलाकों को जोड़ दिया जाए। अब 2 इलाकों को आप ज़मीन को ऐसे थोड़ी जोड़ दोगे, पश्चिम और पूर्व को लाके आप साथ में जोड़ दो। तब फैसला किया गया कि 2 पाकिस्तान बनेंगे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। इन दोनों के बीच में भारतीय भूभाग एक बड़ा विस्तार होगा। ये देखिए, मैं मैप लेकर आई हूँ, इससे आप इजीली समझ पाएंगे। ये जो आपको पाकिस्तान दिख रहा है आज की डेट में, ये था उस टाइम पे पश्चिमी पाकिस्तान। ओके, और ये जो आपको बांग्लादेश दिख रहा है, इसको पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, लेकिन 1971 में फिर ये बांग्लादेश बना था। तो यहाँ पश्चिम की साइड पे क्या रहेगा, सॉरी हाँ, पश्चिम की साइड पे रहेगा पश्चिमी पाकिस्तान, बीच में भारत होएगा और यहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान रहेगा। तो ऐसे हुआ था भारत का विभाजन। दूसरी समस्या ये आ रही थी कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राज़ी नहीं था। खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। ओके, उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में थी और वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। उन्होंने भी, वो देखो मुस्लिम थे लेकिन मुस्लिम होकर उन्होंने खुद द्विराष्ट्र सिद्धांत को नहीं माना था। वो जो उनके अंडर इलाका आता था, पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत का जो इलाका उनके अंदर आता था, वो नहीं चाहते थे कि वो इलाका पाकिस्तान में जाए, लेकिन उनके इग्नोर कर दिया जाता है और पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत को भी फिर पाकिस्तान में शामिल कर लिया जाता है।
तीसरी समस्या ये आ रही थी कि ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक और मुस्लिम आबादी वाले थे, यानी कि पंजाब और बंगाल में कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पे कि मुस्लिम धर्म के लोग मेजॉरिटी में थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों का भी बंटवारा होएगा। किस आधार पर? धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर। ओके, इसमें जिले अथवा निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को भी आधार माना जाएगा। यानी कि उस टाइम पे फिर पंजाब और बंगाल का भी बंटवारा किया गया, कुछ पंजाब का और कुछ बंगाल का हिस्सा भी फिर पाकिस्तान में गया। 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि तक ये फैसला नहीं हो पाया था। अब देखो, लग तो काफ़ी इजी रहा है ना कि हम पंजाब और बंगाल का भी बंटवारा कर देते हैं, वहाँ पे जो मुस्लिम से मेजॉरिटी में है वो फिर उनका वो इलाका वो पाकिस्तान में चला जाएगा। लेकिन प्लानिंग काफ़ी सही थी, काफ़ी अच्छी रही होगी, बट उस पर अमल नहीं कर पाए हम, टाइमली अमल नहीं कर पाए, इसलिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई। परिणाम यह हुआ कि अनेक लोगों को यह फिर पता ही नहीं था कि वे लोग भारत में हैं या फिर वो पाकिस्तान में हैं। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ था। देखिए, ये वाली जो लाइन है ना, पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ, ये वाली लाइन एज इट इज़ उठकर आ जाती है आपके एग्जाम में, तो उसमें आपको यही सब एक्सप्लेन करना होता है। तो विभाजन की चौथी समस्या क्या आ रही थी कि विभाजन की सबसे अबूझ कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी, वो थी अल्पसंख्यकों की समस्या। दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे, ठीक है। अल्पसंख्यक यानी कि ऐसे लोग जो कि कम संख्या में हों, उन्हें हम बोलते हैं अल्पसंख्यक। जो इलाके अब पाकिस्तान में हैं वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी, यानी कि पाकिस्तान वाले एरिया में वहाँ पे हिंदूज भी थे, सिख भी थे। ठीक इसी तरह क्या था, पंजाब एंड बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। ओके, पंजाब और बंगाल का इलाका जो कि भारत में आता था, उसमें भी काफ़ी सारे मुस्लिम्स थे। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी मुसलमान की एक बड़ी आबादी थी। इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बन गए। जैसे ही यह बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे थे। इस कठिनाई से उबरने के लिए किसी के पास कोई योजना भी नहीं थी। शुरू में क्या हुआ कि शुरू में लोग बाग और नेता यही मानकर चल रहे थे कि हिंसा की घटनाएं जो हैं ये अस्थायी हैं, यानी कि अभी हो रही हैं, कोई नहीं, कुछ टाइम बाद अपने आप ये शांत हो जाएंगी, इन्हें काबू में कर लिया जाएगा। बट ऐसा नहीं हो पाया। ये जो हिंसा थी ये नियंत्रण से बाहर हो गई। दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र रास्ता यही बचा था कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दें। कई बार तो उन्हें ऐसा चंद घंटों की मोहलत के भीतर करना पड़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं विभाजन के परिणाम, ठीक है। विभाजन के परिणाम अब हम पढ़ेंगे, और ये जो है, ये क्वेश्चन जो है 6 मार्कर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो मैंने पीछे बताया था आपको, राष्ट्र निर्माण की कौन सी 3 चुनौतियाँ थी, वो वाला और ये विभाजन का परिणाम वाला, ये अक्सर दोनों क्वेश्चंस ऑप्शन में आते हैं, ठीक है। 6 मार्कर के ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मौजूद हुई। आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक यानी कि अचानक हुआ था, अनियोजित तरीके से हुआ था, प्लान नहीं था कुछ, और त्रासदी से भरा हुआ था। मानव इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरण में से यह एक था, यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी आबादी में उस टाइम पर एक जगह से दूसरी जगह विस्थापन हुआ था, ठीक है। तो लगभग 80 लाख लोग जो थे उन्होंने अपना घर बार छोड़ा था, एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हुए थे, और 5 से 10 लाख लोग तो मारे गए थे। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा, यानी कि एक टाइम पे क्या था, ये हिंदू मुस्लिम बड़े ही प्यार से रहा करते थे, ठीक है। एक ही देश के सदस्य हुआ करते थे, एक ही देश के नागरिक होते थे ये, लेकिन
विभाजन के टाइम पे क्या हुआ, धर्म के नाम पर हिंदू ने मुस्लिम्स को और मुस्लिम्स ने हिंदुओं को बेरहमी से मारा। फिर लाहौर, अमृतसर और कोलकाता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए। जिन इलाकों में ज़्यादातर हिंदू अथवा सिख आबादी थी, उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। इसी तरह मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाके, यानी कि जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा थे, वहाँ पर हिंदू और सिख्स ने भी जाना छोड़ दिया। लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए। ठीक है, लोग अपना घर छोड़ छोड़ के भागे। वे सीमा की एक तरफ से दूसरी तरफ गए और इस क्रम में लोगों को बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। दोनों ही तरफ अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए। अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा चल रही थी। धर्म के नाम पर एक दूसरे को मारा जा रहा था। लोग अपना जो अल्पसंख्यक थे वो अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए और उनको फिर शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा। शरणार्थी मतलब होता है रेफ्यूजी, यानी कि जो बेचारा मजबूरी में अपनी जगह छोड़ के आया हो, अपना घर बार छोड़ के आया हो, वो होता है शरणार्थी। तो एक एरिया बनाया जाता है ऐसे, वहाँ पे सारे शरणार्थी टेंट वगैरह लगा के शरणार्थी शिविरों में फिर वो रहते हैं। ये देखिए, विस्थापन इतने बड़े लेवल पे था, इतनी ज़्यादा आबादी में उस टाइम पे विस्थापन हुआ था कि लोग देखो, ट्रेन्स तो भरी हुई थी। ठीक है, लोग ट्रेन्स के ऊपर भी बैठ के जा रहे थे, और तो और बहुत से लोगों ने पैदल चलकर भी सफ़र तय किया था। कल तक जो लोगों का अपना वतन हुआ करता था, यानी अपना देश हुआ करता था, वहीं की पुलिस अथवा स्थानीय प्रशासन अब इन लोगों के साथ रूखा बर्ताव कर रही थी। अक्सर लोगों ने पैदल चलकर यह दूरी तय की थी। सीमा के दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया, उनसे जबरन शादी करी गई। ठीक है, और फिर उन औरतों को जिस आदमी ने उनसे शादी की थी, उनका धर्म अपनाने पर भी उन्हें मजबूर होना पड़ा। ठीक है, औरतों के साथ सबसे ज़्यादा बुरा हुआ था। बेसिकली उस टाइम पे औरतों को अगवा किया गया था, जब ज़बरदस्ती उनसे शादी की गई थी। ठीक है, धर्म परिवर्तन करवाया गया था और बलात्कार हुआ था। कई मामलों में तो यह भी हुआ कि खुद परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के नाम पर अपने ही घर की बहू बेटियों को मार डाला था, ताकि उनके साथ कुछ गलत हो और मतलब ऐसा हो, इसलिए उन्होंने खुद ही अपनी घर की बहू बेटियों को मार दिया था। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए थे। ठीक है, बच्चे अनाथ हो गए थे, उनका माँ बाप का साया छिन गया था। जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह सफल रहे, उन्होंने पाया कि अब तो वो लोग बेठिकाना हो गए, उनके पास तो रहने को जगह ही नहीं है। इन लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आज़ादी का मतलब यह था कि महीनों और कभी कभी तो सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में अपनी ज़िंदगी काटना। भारत और पाकिस्तान के जो लेखक थे, कवि थे तथा फिल्म निर्माता थे, इन्होंने अपने उपन्यास, लघुकथा, कविता और फिल्मों में इस मारकाट की नृशंसता का जिक्र किया। विस्थापन और हिंसा से पैदा हुए दुखों को भी अभिव्यक्ति दी इन्होंने। ठीक है, मतलब विभाजन के ऊपर काफ़ी सारे कवियों ने अपनी कविताएं लिखी, लेखक ने अपनी स्टोरीज़ वगैरह लिखी, उपन्यास लिखे, लघुकथा लिखी। फिल्मों में दिखाया गया विस्थापन को, ये जो विभाजन हुआ था। ठीक है, ये जो त्रासदी बड़ा ये जो साल रहा था, इसकी फिल्में वगैरह बनी थी। विभाजन की विपदा का जिक्र करते हुए रचनाकारों ने अक्सर वही जुमला इस्तेमाल किया जो विपत्ति को झेलने वाले बंटवारे का जिक्र करते हुए वो किया करते थे। इन सब के लिए बंटवारे का मतलब यह था कि दिल के दो टुकड़े हो जाना। विभाजन में सिर्फ संपदा, डंडारी और परिसंपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ था। ये जो विभाजन था, इस विभाजन में दो समुदाय जो अब तक पड़ोसी की भांति रहते आ रहे थे, हिंदू मुस्लिम पड़ोसी तो थे, भाई भाई हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन जो अंग्रेज थे उन्होंने फूंक डाली थी। ठीक है, और फिर इनमें लड़ाई करा दी थी और ऐसे विभाजन की नौबत आ गई थी। तो इस विभाजन में दो समुदाय जो अभी तक पड़ोसी हुआ करते थे, ठीक है, ये क्या हुआ, ये हिंसक अलगाव के शिकार हुए। आपस में ही इन्होंने मारपीट की। वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का भी बंटवारा हुआ था।
सरकारी और रेलवे के कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। लगभग 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा था और लगभग 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे। विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई थी। ओके, इसके बावजूद भी 1951 के वक्त भी भारत में कुल आबादी की संख्या 12% थी। अब हाँ, ये लग रहा होगा आपको कि भाई विभाजन हो गया, ठीक है, पाकिस्तान तो एक मुस्लिम राष्ट्र बन गया, ठीक है, विभाजन के बाद मुस्लिम्स को एक अलग देश दिया गया तो पाकिस्तान तो मुस्लिम राष्ट्र बन गया, लेकिन इंडिया क्या एक हिंदू राष्ट्र था? नहीं, देखिए ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन गया तो भारत को हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिल जाए, ऐसा भी नहीं था। भारत ने क्या किया था? सेकुलरिज्म को अपनाया था, ठीक है। भारत में अलग अलग धर्मों के लोगों को जगह मिली, ठीक है। भारत का कोई एक राष्ट्रीय धर्म नहीं है, वहाँ पे सब धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है। मुस्लिम्स भी रहते हैं भारत में। 1951 के वक्त भी अगर हम देखें तो 12% मुस्लिम्स की आबादी थी हमारे इंडिया में। अगला टॉपिक है रजवाड़ों का विलय, ठीक है। देखिए ये जो चैप्टर है, ठीक है, इसमें हम राष्ट्र निर्माण की हमने 3 चुनौतियां पढ़ी है। पहली चुनौती थी एकता को कायम करना। तो एकता को कायम करना में एकता के कायम करने में भी हमने 3 बातें पढ़नी है विस्थापन की, ठीक है, जो एक विभाजन की विस्थापन की प्रक्रिया हमने ये पढ़ी अभी, ठीक है। इसमें हम रजवाड़ों का विलय भी पढ़ेंगे और हम इसमें राज्यों का पुनर्गठन भी पढ़ेंगे। जो पहली चुनौती है ना, पहली चुनौती को भारत ने कैसे टैकल किया, इस चैप्टर में हम वो पढ़ने वाले हैं। सेकंड चैप्टर में हम सेकंड चुनौती को भारत ने कैसे टैकल किया, यानी कि लोकतंत्र कायम कैसे किया अपने देश में, वो पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर जो है बुक 2 का, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि समूचा विकास भारत ने कैसे किया। ओके, तो ये जो पहली चुनौती है ना, उसको कैसे टैकल किया भारत ने, हम बेसिकली इस चैप्टर में वही पढ़ रहे हैं। ओके, तो रजवाड़ों का विलय। ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में था। ओके, जो ब्रिटिश इंडिया था, जो ब्रिटिशर्स का शासन था हमारे देश पे, वो 2 तरीक़ों से शासन किया करते थे। एक हिस्से में तो ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत आते थे, ठीक है, यानी कि ऐसे जगहें जिन पे ब्रिटिश लोग जो थे, अंग्रेज जो थे, वो डायरेक्ट शासन करते थे। तो दूसरी तरफ क्या थे? देशी रजवाड़े थे। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था, डायरेक्ट शासन किया करते थे। दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार में कुछ और राज्य थे, इन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। तो देखो, कुछ एरियाज़ पे तो ब्रिटिशर्स डायरेक्ट शासन किया करते थे, लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पे वो इनडायरेक्ट शासन करते थे अंग्रेज़। वहाँ पे एक राजा हुआ करता था जो कि ब्रिटिशर्स के हिसाब से काम किया करता था, और वो जो एरिया होता था, ठीक है, जहाँ पे वो राजा होता था, उसको क्या बोलते थे? उसको देशी रजवाड़े बोलते थे, ठीक है। रजवाड़ों पर राजाओं का शासन हुआ करता था। राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता या सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी, ठीक है। जो राजा थे वो ब्रिटिशर्स के हिसाब से काम करते थे। इसके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। घरेलू मामले जो थे वो तो खैर राजाओं के अंडर ही रहते थे, लेकिन जो बड़े बड़े मामले हुआ करते थे वो ब्रिटिशर्स के अंडर रहा करते थे। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के 1/3 हिस्से में तो क्या थे? रजवाड़े थे। अब रजवाड़ों के विलय की समस्या हम देखते हैं। आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़ों की ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे। यानी कि भारत जो था, ठीक है, उसमें क्या थे? 565 रजवाड़े थे। ऐसे 565 एरिया थे जहाँ पे राजा शासन किया करते थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अंदर। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम भारत देश को तो आज़ाद करेंगे ही, साथ में उसमें जो रजवाड़े हैं, ठीक है, उनको भी हम आज़ाद कर देंगे। ओके, अच्छा लग रहा है, रजवाड़े भी आज़ाद हो जाएंगे। अंग्रेजी राज में रजवाड़ों के सामने अपनी मर्जी, और अंग्रेज़ों ने देखो देश का विभाजन और हो जाए, देखो तो उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने कहा, रजवाड़ों के सामने ऑप्शंस रखे। उन्होंने कहा या तो आप भारत में शामिल हो जाओ, या फिर आप पाकिस्तान में शामिल हो जाओ अपनी मर्जी से, या फिर अपना आप अलग देश बना लीजिए। ओके, यानी आज़ादी दे रहे हैं ये भारत को, फूक डाल के इन्होंने पाकिस्तान और बनवा दिया। ओके, और अभी ये रजवाड़ों को भी कह रहे हैं आप या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या फिर आप भारत में शामिल हो जाएं, या फिर आप अपना एक अलग देश बना लीजिए।
ऐसे कर रहे थे ये अंग्रेज। यह फैसला रजवाड़े की प्रजा को नहीं करना था। भाई आपको भारत में जाना है, पाकिस्तान में जाना है या फिर एक अलग देश बनाना है, इस बात का फैसला उस रजवाड़े की प्रजा को नहीं करना था, बल्कि ये फैसला राजाओं के ऊपर छोड़ा गया। यह अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या थी और इससे अखंड भारत की अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा था। क्योंकि अगर इतने सारे रजवाड़े पाकिस्तान में चले जाएंगे, ठीक है, या फिर वो अपना अलग देश बना लेंगे, तो इससे भारत के और टूटने का खतरा हो रहा था, भारत के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा था। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा कर दी, ठीक है। हैदराबाद के जो निज़ाम थे, अगले दिन उन्होंने भी घोषणा कर दी। भोपाल के नवाब जो थे वो भी संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। लोकतंत्र का भविष्य अंधकारमय लग रहा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य एकता और आत्मनिर्णय के साथ साथ लोकतंत्र का रास्ता अख्तियार करना था। अधिकतर रजवाड़े में शासन अलोकतांत्रिक तरह से चलाया जा रहा था। रजवाड़ों के शासक अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए राजी नहीं थे, यानी कि वो लोग अपने जनता को बहुत ज़्यादा तंग किया करते थे, राजा लोग, ठीक है। वो लोग अलोकतांत्रिक तरीके से शासन चला रहे थे। अब देखिए इस सब पर सरकार का क्या नज़रिया था। छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में बढ़ जाने की संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। भारत का और ज़्यादा बंटवारा ना हो जाए, इसलिए वहाँ की जो अंतरिम सरकार थी उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए। अंतरिम सरकार, अब आपको ये लग रहा होगा अंतरिम सरकार क्या होती है, तो देखिए अंतरिम सरकार मतलब होती है 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, तब कोई हमारा प्रधानमंत्री था? क्या तब कोई चुनाव हुए थे? नहीं, तब कोई चुनाव नहीं हुए थे। ओके, तो देखिए अब इस टाइम पे हमारे जो चुनाव हुए थे वो 1951-52 में हमारे पहले चुनाव हुए थे, ठीक है, पहले आम चुनाव हुए थे। अब इस टाइम के बीच में जब तक संविधान बन रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहा है, सारा सिस्टम बन रहा है कि चुनाव कैसे होगा, क्या होगा, अब इस दौरान पे क्या सीट खाली पड़ी रहेगी? अगर सीट खाली रही, कोई आपके देश को संभालने वाला ना हुआ, तो फिर तो ऐसे आपकी संप्रभुता को खतरा हो जाएगा। आपने जो इतनी मेहनत से अपने देश को आज़ाद करवाया है, कोई और आकर, बाहर से कोई और आकर आपके देश पर कब्जा कर सकता है। ऐसे में कुछ टाइम की सरकार होती है, उसको हम बोलते हैं अंतरिम सरकार, ठीक है। अंतरिम सरकार जो थी कुछ टाइम के लिए सरकार थी, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक के लिए एक सरकार बनाई गई थी जिसको अंतरिम सरकार बोला जाता है, ठीक है। उसमें बेसिकली कांग्रेस वगैरह, कांग्रेस को ही रखा गया था और उसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो हमारे पहले प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। कांग्रेस को ही हमारी अंतरिम सरकार बनाया गया था। मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का कड़ा विरोध किया, ठीक है। तो अंतरिम सरकार किसकी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी। और हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो मुस्लिम लीग को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ठीक है। और इन्होंने, मुस्लिम लीग ने आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कड़ा विरोध किया था इसके लिए। मुस्लिम लीग का मानना था कि रजवाड़े को अपनी मनमर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ देना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये जो फैसला है कि आपको भारत में जाना है या पाकिस्तान में जाना है या अपना अलग देश बनाना है, ये फैसला कंप्लीटली रजवाड़ों के ऊपर छोड़ना चाहिए। रजवाड़ों के शासकों को मनाने समझाने में सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है। तो देखिए जो हमारा भारतीय सरकार थी, ठीक है, उसमें जो सरदार पटेल थे उन्होंने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई। हमारे जो रजवाड़े थे 565 रजवाड़े, उनको भारतीय, ठीक है, भारतीय भूभाग में शामिल करवाने की उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल भी कर लिया था, ठीक है। अब देखिए रजवाड़ों की संख्या, देखिए उड़ीसा में लगभग 26 रजवाड़े थे, छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े हुआ करते थे, सौराष्ट्र में 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े हुआ करते थे, ठीक है।
देशी रजवाड़ों की चर्चा में 3 बातें सामने आती हैं। पहली बात ये थी कि अधिकतर रजवाड़े तो देखो भारतीय संघ में शामिल होने को तैयार थे। दूसरी तरफ भारत सरकार का रुख लचीला था। ठीक है, अब कुछ तो देखो काफ़ी सारे रजवाड़े तो भारतीय संघ में शामिल होने को राजी थे, लेकिन अगर कुछ को थोड़ा लग भी रहा था कि हमें भारत में नहीं जाना चाहिए, हम क्यों जाए भारत में, तो भारत सरकार ने फिर उनके लिए लचीला तरीका अपनाया। उन्होंने क्या किया, भारत सरकार ने उन इलाकों को, उन रजवाड़ों को उन्होंने स्वायत्तता देने के लिए तैयार किया। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा फेडरलिज्म वाले चैप्टर में, ठीक है, संघवाद वाले चैप्टर में, कि जो जम्मू कश्मीर है उसको स्पेशल हमने स्वायत्तता दे रखी थी। वहाँ का अलग झंडा था, अलग गान था वहाँ का। ठीक है, जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था। ये सब आपने पढ़ा होगा। तो हमने स्वायत्तता दी थी ताकि ये हमारे देश में शामिल हो जाएं। भारत सरकार ने विभिन्नताओं का सम्मान देने, ठीक है, और विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को संतुष्ट करने का रुख अपनाया था। उन्होंने क्या किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया, एडजस्टमेंट की साथ में। ओके, उन्होंने विविधताओं का सम्मान किया। ठीक है, क्षेत्रों की मांगों को संतुष्ट करने का उन्होंने प्रयास किया। अब तीसरी दिक्कत ये आ रही थी, ठीक है, तीसरी बात ये थी कि विभाजन की पृष्ठभूमि में विभाजन इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी, और ऐसे में देश की क्षेत्रीय अखंडता, एकता का सवाल सबसे ज़्यादा अहम हो रहा था। शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े, जिनकी सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से मिलती थी, 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए थे। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो देखिए काफ़ी सारे जो रजवाड़े थे वो 15 अगस्त से पहले ही हमारे भारतीय संघ में शामिल हो गए थे। किसके थ्रू, उन्होंने एक एग्रीमेंट, एक सहमति पत्र उन्होंने क्या किया था, साइन किया था। ठीक है, और उस सहमति पत्र को कहा जाता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। इस पर हस्ताक्षर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने का मतलब हुआ करता था कि रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत हैं, यानी कि वो अग्री कर रहे हैं कि हाँ जी हमको भारत का अंग बनना है। लेकिन देखो जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर की रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन था। देखो ये जो 4 रियासतें थी ना, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की, ये लोग भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो अभी हम इन रियासतों के बारे में भी पढ़ेंगे कि इनको कैसे शामिल किया गया हमारे इंडिया में। देखो हैदराबाद और मणिपुर का तो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, कश्मीर का हम क्षेत्रीय आकांक्षाएं वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। आपका बुक 2 का 7th चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे। ये देखिए, ये जो आप येलो येलो में देख रहे हो, इसमें आपको सारा ब्रिटिश भारत दिखाई दे रहा होगा। ये जो सारा आपको येलो येलो में दिख रहा है यहाँ पे, ओके। और ये जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये सारी रियासतें, ये 565 रियासतें दिखाई जा रही हैं आपको। सोचिए अगर ये 565 रियासतें भारत में शामिल ना होती तो आज भारत कैसा दिख रहा होता। सोचिए ज़रा, आप सोचिए। सिर्फ ये जो येलो येलो हिस्सा है, ठीक है, उसमें भी कुछ तो पाकिस्तान के पास चला गया था। ठीक है, तो कुछ हिस्सा क्या आता, भारत कैसा दिख रहा होता, आप ज़रा इमेजिन करके देखिए। तो ऐसे में सरदार पटेल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने 565 रजवाड़ों को हमारे इंडिया में शामिल करवाया था। अब हम पढ़ते हैं कि हैदराबाद का विलय कैसे हुआ हमारे इंडिया में। तो देखो हैदराबाद जो था वो एक बहुत बड़ी रियासत थी। यह रियासत जो थी वो चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी हुई थी। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में और बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में भी हैं। हैदराबाद के शासक को निज़ाम कहा जाता था, ठीक है, और वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से आता था।
निज़ाम हैदराबाद को आज़ाद रियासत का दर्जा दिलाना चाहता था। निज़ाम ने क्या किया, नवंबर 1947 में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया उन्होंने, ठीक है, एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया उन्होंने। ना अभी उन्होंने हाँ की थी, ना अभी उन्होंने ना की थी निज़ाम ने, और ये समझौता 1 साल का था। इसी बीच क्या हुआ, भारत सरकार ने हैदराबाद के निज़ाम की बातचीत, उनकी हैदराबाद के निज़ाम की जो बातचीत थी वो भारतीय सरकार से चलती रही। ये देखिए, इस फोटो में आपको दिख रहा होगा, ये सरदार पटेल हैं और ये निज़ाम है। हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निज़ाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ा। लेकिन निज़ाम जो था ना, एक वो बड़ा ही क्रूर शासक था, वो अपनी जनता को बहुत दुखी करता था। इसलिए उसकी जनता ने अपने शासक के खिलाफ, निज़ाम के खिलाफ क्या किया, आंदोलन छेड़ दिया। तेलंगाना इलाके के इस निज़ाम के दमनकारी शासन से खास तौर पर दुखी थे, ठीक है। तो लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी थे निज़ाम से, वे निज़ाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। महिलाएं, ठीक है, महिलाएं निज़ाम के शासन में सबसे ज़्यादा जुल्म सह रही थी। महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में आ जुटी, ठीक है। महिलाएं, किसान वगैरह इस आंदोलन में थे। कम्युनिस्ट और जो हैदराबाद की कांग्रेस थी इस आंदोलन में सबसे आगे दिखाई दिए। आंदोलन को देख निज़ाम ने लोगों के खिलाफ क्या किया, एक अर्ध सैनिक बल रवाना किया, इसे रजाकार कहा जाता था। अब इस आंदोलन को दबाने के लिए निज़ाम ने क्या एक्शन लिया, निज़ाम ने क्या किया, अपने गुंडे भेजे, ठीक है, अर्धसैनिक बल। इन्हें क्या बोला गया, निज़ाम के गुंडों को, निज़ाम की अर्धसैनिक बल को क्या बोला गया, रजाकार बोला गया। अब ये क्या थे, ये लोग थे अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक। सांप्रदायिक, सांप्रदायिक मतलब होता है, देखो, एक होता है सांप्रदायिकता, एक होता है क्षेत्रवाद, ठीक है। सांप्रदायिकता जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, क्षेत्रवाद से भी ज़्यादा खतरनाक। ये आपका बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है 2 नंबर का कि सांप्रदायिकता जो है वो क्षेत्रवाद से ज़्यादा खतरनाक है, बताइए कैसे। देखो, क्षेत्रवाद तो आप पढ़ेंगे क्षेत्रीय आकांक्षाएं वाले चैप्टर में, लेकिन सांप्रदायिकता मतलब होता है कि आप अपने ही धर्म को सर्वोच्च रख रहे हैं, अपने धर्म को सबसे अच्छा मान रहे हैं, अपने ही धर्म को मेरा धर्म कर रहे हैं, और बाकी के धर्म की बिल्कुल भी इज्जत नहीं कर रहे हैं। आप उनको बिल्कुल भी वो डिग्निटी नहीं दे रहे हैं। आप उनके धर्म, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, आप उनके साथ मारपीट करने को उतारू हो रहे हैं। तो ये होती है सांप्रदायिकता, ठीक है। तो ये जो रजाकार थे, ये लोग क्या करते थे, इन्होंने क्या किया, ये लोग बड़े अत्याचारी थे, और इन्होंने जो गैर मुस्लिम लोग थे, ऐसे लोग जो मुस्लिम्स नहीं थे, इन्होंने खास तौर से उन लोगों का अपना निशाना बनाया जो अपने धर्म के लोग नहीं थे इनके, उन लोगों को इन्होंने खूब परेशान किया। इन्होंने क्या किया, रज़ाकारों ने लूटपाट मचाई, हत्या की, बलात्कार किए। फिर सितंबर 1948 में क्या होता है, भारतीय सेना निज़ाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची, ओके। इस रोज़ तक रुक रुक कर लड़ाइयाँ चली, और इसके बाद क्या हुआ, निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर लिया। निज़ाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का विलय भारत में हो गया। तो देखिए, ये तो था हैदराबाद का विलय, और ये 4 नंबर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है आपके एग्ज़ाम में। जो आपका चैप्टर 1 है बुक 1 का, और जो बुक 2 का चैप्टर 1 है, ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। आज़ादी से पहले महाराजा बोध चंद्र सिंह, देखो मणिपुर का विलय के बारे में हम पढ़ेंगे, ओके। मणिपुर के राजा कौन थे, बोध चंद्र सिंह थे। आज़ादी से पहले महाराजा बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया। जो महाराजा बोध चंद्र सिंह थे, ये क्या थे, ये राजी थे भारतीय संघ में शामिल होने के लिए, लेकिन वहाँ की जो जनता थी, मणिपुर की जनता, वो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी, ठीक है। उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी, ठीक है। मणिपुर के राजा को बोला गया कि वहाँ की आंतरिक स्वायत्तता वहाँ की बरकरार रहेगी। जनमत के दबाव में महाराजा ने क्या किया, अब वहाँ की जनता देखो नहीं चाहती थी शामिल होना भारत में, तो उन्होंने क्या किया, सरकार पे मतलब अपने राजा पे दबाव बनाया, और जून 1948 में क्या किया, वहाँ पे एक चुनाव करवाया। इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर के रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर, देखो, मणिपुर ऐसा पहला भाग है जहाँ पर सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए थे।
तो आपसे ये 1 मार्कर में पूछा जा सकता है कि भारत का वो भूभाग बताएं जहाँ पे सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर चुनाव करवाए गए थे। मणिपुर की विधानसभा में भारत में विलय के सवाल पर गहरे मतभेद हैं। देखिए मणिपुर की देखिए जो विधानसभा बनी थी वो भारत में शामिल होने को राजी नहीं थी। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थी। मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा ने परामर्श किए बगैर ही भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव बनाया, ठीक है, भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर करा लिए। भारतीय सरकार ने क्या किया, महाराजा पर दबाव बनाया और मणिपुर की रियासत को अपने भारतीय संघ में शामिल करवा लिया। लेकिन जनता जो वहाँ की विधानसभा थी उससे बिल्कुल भी ये नहीं पूछा गया और इस वजह से देखो क्या हुआ, मणिपुर तो भारत में शामिल हो गया, लेकिन वो मणिपुर में इस कदम को लेकर लोगों में क्रोध दिखाई देता है, नाराज़गी दिखाई देती है, वहाँ की जनता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और ये आज भी देखा जा सकता है। ये देखिए ये कार्टून भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये मणिपुर के राजा दिखाए गए हैं और ये देखो ओल्ड मैन दिखाया गया है यहाँ पे। ये क्या है, ये मणिपुर की जनता है, ओके, रियासत की जनता है। यहाँ पे ये सरदार पटेल जी जो हैं वो राजा जी से बोल रहे हैं, मणिपुर के राजा जी से कि नहीं 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 आप उठिए मत जनाब, आप महाराजा जी आप बैठे रहिए, बस ये मुझे दे दीजिए, इससे काम हो जाएगा। यानी कि जो सरदार पटेल जी हैं वो मणिपुर को थोड़ी स्वायत्तता भी दे रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि विदेशी मामले, प्रतिरक्षा और संचार जैसे जो बड़े बड़े मामले हैं वो आप मुझे दे दीजिए, इससे हमारा काम हो जाएगा। और वहाँ की जनता से बिल्कुल भी कुछ पूछा नहीं जा रहा और जनता को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन महज प्रशासनिक विभाजन का मामला नहीं था, प्रांत की सीमाओं को इस तरह करने की चुनौती थी कि भाषा और सांस्कृतिक बहुलता ही की झलक मिले, साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित ना हो। तो हमें राज्यों का पुनर्गठन इस प्रकार करना था कि उसमें हमें सांस्कृतिक बहुलता की भी झलक मिले, ठीक है, और राष्ट्रीय एकता भी खंडित ना हो, किसी को बुरा भी ना लगे, सब आपस में मिलजुल कर रह सके, ठीक है, इसलिए राष्ट्र की एकता को भी कोई खतरा नहीं होगा। और देखो स्टूडेंट्स, जो आजकल आपको दिखते हैं स्टेट्स जैसे कि आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ओके, झारखंड, ये सारे क्या थे, ये पहले ऐसे नहीं थे। आपको दिखते होंगे असम से काफ़ी सारे स्टेट्स निकले, ये पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे। तो इनको हमने क्या किया, इनका पुनर्गठन किया, इन राज्यों को हमने फिर से बनाया गया है। कहीं पे भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ है, ठीक है, सेम भाषा वाले लोगों को एक एरिया दे दिया गया ताकि वो उनकी सांस्कृतिक झलक मिले हमें उस एरिया में, ओके, वो लोग आपस में प्यार से रह सकें। इससे क्या होता है, इससे राष्ट्रीय एकता यानी कि हमारे भारत की एकता को कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए हमने राज्यों का पुनर्गठन किया था। कहीं पर विकास नहीं हो रहा था ढंग से, तब हमने राज्यों का पुनर्गठन किया था। यही हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांत की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी, या ब्रिटिश सरकार में जितने क्षेत्र को जीत लिया जाता हो उतने क्षेत्र का अलग प्रांत मान लिया जाता। देखो प्रांत क्या होता है, प्रांत की सीमाएं जो थी, या तो देखो ब्रिटिश सरकार जो थी उसने जितने क्षेत्र को जीता, एक बार में जितने क्षेत्र को जीता उसे अलग से एक प्रांत मान लिया जाता था। और कुछ प्रांत जो थे प्रशासनिक सुविधा के आधार पर भी उनके सीमाएं तय की गई थी। किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है, इस बात पर भी प्रांत की सीमा निर्भर किया करती थी, ओके। तो आपको समझ आ गया होगा कि प्रांत क्या होता है। भारतीय सरकार ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वायदा किया। देखो आज़ादी से पहले क्या था कि भारत सरकार ने भाषा के आधार पर कहा था कि भाषा के आधार पर हम राज्यों को बनाएंगे।
और ये कब कहा? तो उन्होंने 1920 में कांग्रेस का नागपुर का एक अधिवेशन हुआ था। इसमें उन्होंने इसमें बात कही गई थी कि ये जो भारत में राज्य हैं वो किस आधार पर बनेंगे? भाषा के आधार पर हम अलग अलग राज्यों को बनाएंगे। तभी से ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था। बंटवारे के साथ स्थितियां बदली। हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बना दिए गए तो इससे अव्यवस्था फैल सकती, ठीक है, देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। हम सबको ऐसे अलग अलग एरिया देते जाएंगे, ये तो फिर ऐसे अलग अपना अलग ही देश बना लेंगे। तो ऐसे क्या था, डर था कि हमारे राष्ट्रीय एकता को खतरा ना हो, ठीक है, हमारा देश और टूट ना जाए। वैसे ही जो इंडिया था वो उसके दो टुकड़े हो गए थे, भारत और पाकिस्तान में, और हम नहीं चाहते थे कि हमारा देश और आगे टूटे। हमारे नेताओं को यह भी लग रहा था कि भाषावाद राज्यों के गठन से दूसरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटका सकता है, जबकि देश इन चुनौतियों की चपेट में है। तो उस टाइम पे हमारे सामने काफ़ी सारी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ आ रही थी, ठीक है, सामाजिक आर्थिक चुनौतियाँ थी, ठीक है, अनटचेबिलिटी को हटाना था, आर्थिक विकास करना था, काफ़ी सारी चुनौतियाँ थी। ऐसे में भाषावाद हम इस पे लगे रहेंगे तो हम बाकी चीज़ों पे कैसे ध्यान देंगे, ये भी प्रॉब्लम आ रही थी। केंद्रीय नेतृत्व ने इस मामले को स्थगित करने का फैसला लिया, ठीक है, जो सेंट्रल में गवर्नमेंट थी, जो केंद्र सरकार थी, उन्होंने क्या किया, इस मामले को पोस्टपोन कर दिया। क्योंकि देखो रजवाड़ों का भी मामला अभी शांत नहीं हुआ था, कि अभी दिक्कत आ रही थी रजवाड़ों को अपने एरिया में अपने भारतीय संघ में शामिल करने में, ठीक है, और बंटवारे की यादें भी ताज़ा थी कि अभी तो हमारा देश भारत और पाकिस्तान में बट गया, हमारे देश के दो टुकड़े हो गए हैं ना, तो इससे और टुकड़े ना हो जाए, डर था इस बात का, इसलिए भारतीय सरकार ने क्या किया, इस मामले को स्थगित कर दिया। देखिए, फिर अब देखो सरकार ने इस फैसले को नहीं माना कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करेंगे। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ विरोध प्रदर्शन हुआ। इससे देखो पुराने मद्रास प्रांत में क्या हुआ, तेलुगु भाषी लोगों ने क्या किया, विरोध कर दिया। अब देखो मद्रास प्रांत का मतलब क्या है, मद्रास प्रांत में उस टाइम पे तमिलनाडु भी आ जाता था, आंध्र प्रदेश आ जाता था, और केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्से भी आ जाते थे उसमें, ठीक है। तो विशाल आंध्र आंदोलन ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषा इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश प्रदेश बनाया जाए। जो आपको आंध्र प्रदेश दिखता है वो पहले से ऐसा नहीं था, वो पहले मद्रास प्रांत के अंडर आया करता था। तो वहाँ पे जो तेलुगु भाषी लोग थे, ऐसे लोग जो तेलुगु भाषा बोला करते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने विरोध किया। उन्होंने एक आंदोलन किया जिसका नाम पड़ा विशाल आंध्र आंदोलन। उन्होंने आंदोलन किया और उसमें उन्होंने क्या मांग की कि हमारी जो भाषा है उस आधार पर एक नया आप राज्य बना दीजिए, आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषी क्षेत्र की लगभग सभी शक्तियां मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी, ठीक है। कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी, ठीक है, कांग्रेस के नेता थे और दिग्गज गांधीवादी थे कौन, पोटी श्रीराम उलू। इन्होंने क्या किया, अनिश्चित भूख हड़ताल पर बैठ गई, ठीक है, अनिश्चितकालीन, यानी कि इन्होंने कहा कि जब तक आप मेरी मांग को नहीं मानेंगे, ठीक है, जब तक आप एक अलग से राज्य नहीं बनाएंगे आंध्र प्रदेश, तब तक मैं भूख हड़ताल पर बैठा रहूंगा। फिर 56 दिन बीतते हैं, ठीक है, इनकी भूख हड़ताल इनकी 56 दिन की थी, ठीक है, और ऐसे फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। सरकार इनकी मांग को नहीं मानती है और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। इससे बड़ी अव्यवस्था फैली हुई, बहुत दंगे हुए, ठीक है, बहुत ज़्यादा हिंसा हुई। इससे आंध्र प्रदेश पे जगह जगह पे हिंसाएं हुई, ठीक है, मारकाट होने लगी, लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल पड़े थे, पुलिस फायरिंग में अनेक लोग फिर घायल हुए थे। मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए क्या किया, अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया था। फिर आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, ठीक है। दिसंबर 1952 में क्या होता है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी। ओके, आंध्र के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठित करने का संघर्ष चल पड़ा। अब एक जगह आपने क्या किया, भाषा के आधार पर आपने राज्य बना दिया, तो बाकी जगह के लोगों ने भी बोला, बाकी अलग अलग भाषा बोलने वाले जो लोग थे उन्होंने कहा कि हमारा भी आप अलग राज्य बनाइए। ये देखिए फिर क्या होता है, फिर काफ़ी ज़्यादा समस्या आने लगती है।
इसमें पीएम नेहरू की आपको दिखाया गया, स्ट्रगल दिखाया गया, ठीक है, सिचुएशन दिखाई गई है, बहुत ही पुअर सिचुएशन दिखाई गई है यहाँ पे आपको केंद्र सरकार की। इस कार्टून का नाम है स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। तो आप ये देखो यहाँ पे कह रहे हैं हमारा गुजरात बनाइए, ठीक है, ओके, कर्नाटका बनाइए, महाराष्ट्र बनाइए, विशाल आंध्र दिखा होगा आपको यहाँ पे। तो जो ये राज्यों का जो पुनर्गठन था, भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन था, ऐसे में सब सब कह रहे थे कि हमारा अलग राज्य बनाइए, भाषा के आधार पर हमारा अलग राज्य बनाइए। तो ऐसे में केंद्र सरकार के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई था इस सिचुएशन को टैकल करना। यही इस कार्टून में आपको दिखाया गया है। ऐसे में केंद्र सरकार ने फिर क्या किया, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। उन्होंने क्या किया, राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग बना दिया, ठीक है, जिसको राज्य पुनर्गठन आयोग बोला गया, जो कि कब बना, 1953 में बना। इस आयोग का काम क्या था, इसका काम था राज्यों की सीमांकन के मामले पर गौर करना, ठीक है, राज्यों का सीमांकन करना था इस राज्य का काम। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमा का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। ये देखिए 1955 में क्या था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, एसआरसी भी बोलते हैं हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग को हम इंग्लिश में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में एसआरसी भी बोलते हैं उसको। 1953 में एसआरसी बना था, ठीक है, और फिर 1955 में क्या होता है, उसकी रिपोर्ट आती है। फिर 1956 में क्या हुआ था, एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी पास हुआ था। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, ठीक है, एक एक्ट लाया गया, ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ 1956 में, और इसके आधार पर क्या हुआ, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये देखिए आप, ये क्या था, पहले आप देख रहे हो, अब जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, आपको नागालैंड वगैरह दिखाई दे, ये पहले ऐसे नहीं थे, ये टूट टूट कर बने हैं, टूट टूट कर इतने सारे राज्य आपके, आप देखोगे हमारे इंडिया में आजकल इतने सारे राज्य हैं, ये पहले ऐसे नहीं थे, ये टूट टूट कर बने हैं। ये मुंबई नहीं, सॉरी, यहाँ बम्बई आएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, माफ़ी चाहूँगी उसके लिए। देखिए, तो यहाँ पे बम्बई से 1960 में कौन कौन से राज्य बने, महाराष्ट्र और गुजरात को राज्य बनाया गया, बम्बई से महाराष्ट्र और गुजरात बने, ठीक है। असम से 1963 में नागा हिल्स वाले लोग अलग हुए, ठीक है, नागालैंड एक अलग राज्य बनाया गया। और पंजाब से क्या हुआ, 1906 में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश अलग हुए, ठीक है, हरियाणा तो पता होगा बच्चों को, लेकिन हिमाचल प्रदेश शायद सबको नहीं पता होगा। फिर असम से ही 1972 में मेघालय बना, फिर 1972 में ही असम से ही टूट के मणिपुर और त्रिपुरा बने। फिर 87 में भी, 1987 में भी असम से ही मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बने। तो आपको दिख रहा होगा कि असम उस टाइम पे कितना बड़ा स्टेट था। उत्तर प्रदेश से भी देखो 2000 में भी ये तो देखो, ये जो 3 आप देख रहे हो ना, कुछ देखो ऐसे भी एरियाज थे जहाँ पे विकास अच्छे से नहीं हो पा रहा था, तो इस वजह से भी उनका राज्य पुनर्गठन किया गया था। जैसे कि 2000 में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकलता है, ठीक है, उत्तराखंड बनता है। फिर 2000 में ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया जाता है, 2000 में ही बिहार से झारखंड बनाया जाता है। ये देखिए, इस कार्टून का नाम है कॉन्गसिंग द जेनी, ठीक है, 5 फरवरी 1956 का ये कार्टून है। इसमें आप देखिए, ये पीटी नेहरू जी हैं, पंडित नेहरू जी हैं ये, ओके, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भारत के। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एसआरसी बनाया है, ओके, इन्होंने एसआरसी बनाया है, राज्य पुनर्गठन आयोग। आप देखें, ये जो राज्य, यहाँ पे राज्य पुनर्गठन की समस्या दिखाई गई है, कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, और यहाँ पे दिखाया गया है राज्य पुनर्गठन आयोग की क्षमता को, कि क्या ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया है उसकी क्षमता पे सवाल उठाया जा रहा है कि ये इतनी बड़ी समस्या को टैकल कर पाएगा। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाषा के आधार पर राज्य क्यों बनाए गए।
आज़ादी के बाद के शुरुआती सालों में एक बड़ी चिंता यह थी कि अलग राज्य बनाने की मांग से देश की एकता पर आ जाएगी। ठीक है, आज़ादी से पहले तो देखो नागपुर अधिवेशन में मान लिया गया था कि हम लोग भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करेंगे, लेकिन आज़ादी के बाद की स्थितियां कुछ और थी। ठीक है, भारत और इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया था, तो तब की स्थिति कुछ और थी। तब ये चिंता थी कि अगर हमने ऐसे अलग अलग हम राज्य बनाएंगे तो देश की एकता को खतरा हो सकता है, और यह भी आशंका थी कि नई भाषाई राज्यों में अलगाववाद की भावना पनपेगी। ठीक है, अलग नवनिर्मित भारतीय राष्ट्र पर दबाव बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम ऐसे सबका अलग अलग ऐसे राज्य बना देंगे भाषा के आधार पर, तो हो सकता है कि कल को वो अलग होने की भी मांग कर दें। जनता के दबाव में आखिरकार नेतृत्व ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मन बनाया। ओके, उम्मीद में यह थी कि अगर हर इलाके के क्षेत्रीय और भाषाई दावे को मान लिया गया तो बंटवारे और अलगाववाद के खतरे में कमी आएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय मांगों को मानना और भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में भी देखा गया। देखिए, जो भाषा का पुनर्गठन भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन था, वो एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में देखा गया। हमारा जो भारत देश है वो क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, एक लोकतांत्रिक देश में क्या होता है, एक लोकतांत्रिक देश में होता है एडजस्टमेंट। ठीक है, एक एडजस्टमेंट के साथ चला जाता है, लोगों की सुनी जाती है। ठीक है, अगर लोग ऐसे विरोध कर रहे हैं तो देखा जाता है कि उनकी मांग क्या है, और उनकी मांग सही लगती है तो उसको माना जाता है। ठीक है, सारा एडजस्टमेंट करके सब कुछ चला जाता है एक लोकतांत्रिक देश में। और आप भी देखिए ना, अगर आपको किसी जापानीज़ के साथ बिठा दिया जाए, ठीक है, आप हिंदी स्पीकिंग हैं और आपको किसी जापानीज़ के साथ में बिठा दिया जाए, तो आपके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा ना उसके साथ रहना। तो ऐसे ही होता है, आप नहीं समझ पाएंगे वो क्या बोलना चाह रहा है, आप दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा, आप लोग कभी दोस्ती नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने भी क्या किया, जो लोग सेम सेम थे, यानी कि जो लोग सेम सेम भाषा बोलते थे, ठीक है, ऐसे लोग जो थे, ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, उन्होंने एक एरिया जिसमें कि ऐसे लोग जो सेम भाषा बोलते हैं उनका एक अलग राज्य बना दिया। ओके, इससे क्या हुआ, हमारा जो लोकतांत्रिक देश था, यहाँ पे जो हमारा लोकतंत्र था भारत में, और ज़्यादा मजबूत हो गया। ठीक है, और ज़्यादा लोग यहाँ पे लोगों की सुने जाने लगी, और अच्छा एक कोऑर्डिनेशन बैठने लग गया। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, अब वीडियो कैसी लगती है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए, और आपको आगे कौन कौन सी वीडियोस चाहिए ये भी ज़रूर बताया करें। ठीक है, आई नो चैप्टर थोड़ा बड़ा था, बट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको हमारे चैनल की सारी अपडेट्स मिलती रहें। इसके अलावा आप लोग हमारे चैनल को शेयर भी कर देना। ठीक है, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों यारों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।